हाइब्रिड वाले भी माशाल्लाह इधर आ रहे हैं। IFRS 15 MCQs पार्ट 1, हो सकता है कभी पार्ट 2 भी करवाएं। अच्छा जी, कितने सादा लोग हैं। कहो बैठे रहते हैं, कहो उठ जाते हैं, कहो चले जाते हैं, कहो आ जाओ आ जाते हैं, कहो रहने देते हैं, कहो लेट जाते हैं, कहो बैठ जाते हैं। इधर देखें IFRS 15 किधर है? इधर किधर है? गुजरा है? ऊपर नीचे दरमियान में? नहीं, ये IFRS 15, हाँ IFRS 15 है। ओ हाइब्रिड खाली। जी, an entity record revenue over time if ये पेज नंबर असल मेरी किताब में कुछ हो रहा है, आप लोग बता दें। बस MCQ नंबर 35 में करा रहा हूँ। 564 ऑप्शन बताएं भाई। एक्सेलेंट, सी। ये अधूरी बात है, ये अधूरी बात है। इसके साथ एंड वाली एक शर्त है, ये अधूरी बात है। ये तीसरी बात है, लेकिन तीसरी बात अधूरी है। एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट एन एसेट हुज कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड एट द, ऐसी तो कोई बात हमने कहीं पढ़ी नहीं है। एज जैसे जैसे चीज बन रही है वैसे वैसे हमें कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, ये तो पढ़ा था। एट एंड नहीं पढ़ा था, ये तो दूसरी का, ये इसने तीसरी में अधूरी बात की है, और ये इसने दूसरी को उल्टा के ही रख दिया है। ये तो दूसरी को ही उल्टा के रख दिया है। साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम, ये तो सही है। ओ ये भी अधूरी बात की, लेकिन एग्जामिनर को ये कहेगा ए और डी मिला के चलो ना, तो फिर सही है। नहीं ये रहने दें। ए और डी मिला के कंडीशन बन सकती है वैसे, लेकिन वो तो इस तरह तो नहीं टिक करना ना। फिर खाली कौन सा टिक कर लें फिर? सी। हाँ कुछ एमसीक्यूज में 2 ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन इसमें तो अब फिर एनटीटी रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम इफ, फिर आपको एंड डाल के आना पड़ेगा, ए एंड डी। अब वो तो अजीब सा बनेगा फिर। सेलेक्ट ही एक करना होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं सारे, तो अलग अलग ही टिक होंगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्काउंट्स ऑफर्ड ऑन अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स। 3-4 प्रोडक्ट्स खरीदी हैं तो उन पर डिस्काउंट दिए, तो क्या चीज इसमें ट्रू है? अच्छा, ऐसा पढ़ लिया आप लोगों ने? डिस्काउंट को कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं डालते। ये तो गलत है। डिस्काउंट सबसे बड़ी चीज, जो सबसे महंगी चीज है, सारा डिस्काउंट उस पर डाल देते हैं, बाकी चीजों पे डिस्काउंट नहीं डालते। नहीं, डिस्काउंट एडमिन एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 2 रिक्वायर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2 कौन सा है? आज वाला। दिस इज ऑफन रेफर टू एज अनबंडलिंग। अनबंडलिंग का मतलब है कि अलग अलग करते हैं ना चीजों को हम। ब्रेड अलग खरीदी है, ये अलग खरीदा है, तो इनको अनबंडल करना। एंड इट इज डन एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये अनबंडल कर दी जाती हैं। व्हाट इज द की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग अ सेपरेट पीओ? सेपरेट पीओ ढूंढते हुए आज हमने क्या पढ़ा? की फैक्टर क्या है? नहीं, पासिंग ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड्स तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ गुड्स नहीं। पेमेंट टर्म्स तो यहाँ पेमेंट टर्म्स आज पढ़ी हैं, लेकिन वो किसी और जगह पढ़ी हैं, वो कंट्रोल ट्रांसफर होने के लिए पढ़ी हैं स्टेप 5 में। और एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी कोई नहीं ऐसे बस। तो ये जो आज पढ़ा था हमने, ये तो आसान है ना यार। स्टेप 1 में वो कह रहे कि ढूंढ लो कॉन्ट्रैक्ट कब अच्छा समझा जाता है। ये स्टेप 1 में से आप खुद ही देख लीजिएगा चीजें। अच्छा,
Identifying a contract with customer. A contract with customer is when all of the following criteria are met. भाई ये जो है ना, अब आप लोगों ने जाके ढूंढना है मुझे कि all of the following criteria are met. कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के लिए कितनी शराइत थी मेरे ख्याल से? 5. Approved entities can identify each party's rights, payment terms, commercial नहीं लिखा हुआ, commercial substance नहीं लिखा हुआ, मुझे नहीं मिल रहा commercial substance, and it is probable that entity will collect the probable to, लेकिन वो नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला. तो approved, identify each parties, payment terms, commercial substance and probable to, ये होगा फिर मेरे ख्याल से. असल में ना यार अप्रूव्ड एंड इनफोर्सेबल ज़रूरी नहीं है. उसने एक लफ्ज़ डाला था अप्रूव्ड एंड इनफोर्सेबल, इधर उसने अप्रूव्ड लफ्ज़ डाला है, इधर फिर उसने लफ्ज़ डाला है अप्रूव्ड है, इधर असल में इनफोर्सेबल होता है लॉ में इनफोर्स हो सकना, वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इम्प्लाइड भी होते हैं. आपने ब्रेड उठाई और ब्रेड उठा के लेके चले गए और पैसे दे दिए, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. अब ये कहाँ कोर्ट में केस होगा? तो इसलिए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के इनफोर्सेबल होना ज़रूरी नहीं. सिल्वर लिमिटेड सेल्स अ मशीन एंड 1 year फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 1 लाख. ये क्या है? ये 1 लाख क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस. क्यों? क्योंकि मशीन अलग चीज़ है और इन दोनों को मिला के 1 लाख की है. इट यूजुअली सेल्स द मशीन फॉर बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन. आमतौर पे अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय सिल्वर लिमिटेड अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ. It is expected that technical support will cost rupees 20,000. How much of transaction price should be allocated to technical support? अच्छा पहले ये बता दें भाई, मशीन और टेक्निकल सपोर्ट, आज सुबह सुबह बात हुई है सॉफ्टवेयर और टेक्निकल सपोर्ट. क्या ये एक वादा होता है या एक से ज़्यादा वादे? 2 होंगे तो ही तो एलोकेशन का सवाल आएगा. अगर वादा ही एक है तो फिर एलोकेशन का कहाँ से सवाल आएगा? भाई ये जो टेक्निकल सपोर्ट होती है ये मशीन को इतने बुरे तरीके से बदलती नहीं है कि मशीन दोबारा अपनी असली हालत में ना आ सके. इसलिए मैंने उसी क्लास में डिसाइड कर दिया कि टेक्निकल और मेंटेनेंस को हमेशा आप अगला अलग वादा ही समझिएगा. तो ये दोनों अलग वादे हैं. बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है. इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मिसिंग है, वो आप लोग निकाल लेंगे, वो मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि एक की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 95 है और दूसरे की आप निकाल लेंगे 20 डिवाइडेड बाय 20 कॉस्ट है ना, डिवाइडेड बाय 100 नहीं, ये 100 है, ज़रब 100. तो फिर आगे कैलकुलेशन तो खुद ही करेंगे. तो कौन सी अप्रोच यूज़ होगी? नहीं, मार्केट अप्रोच तो नहीं होती. मार्केट अप्रोच ये होती है कि हमारी मार्केट में क्या रेटिंग है और बाहर में क्या रेटिंग है. एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस अप्रोच. X Limited win a competitive bid. Win a competitive bid. जीत ली है. To provide consulting service. X Limited incurred the following cost: commissions to sales employees for winning, legal fees for due diligence. ड्यू डिलीजेंस होता है कि देखना जो एंटिटी है वो इस काबिल भी है कि उसके साथ हमारा गुजारा चल सकेगा या नहीं. और ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल. बता दें इस कॉस्ट को क्या करेंगे और इन दोनों को एक्सपेंस होगा. डिटर्मिनिंग अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन फर्स्ट ईयर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? कोई
वो शान वाला सवाल नहीं था, 2 साल में बिल्डिंग बननी थी, और एक दो और भी सवाल हमने किए थे, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ थी। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मींस 1 साल से ज्यादा का। डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड in first year of long term contract with a customer is an example of which step? Well done भाई। amount to be recorded in first year, step 1 क्या है? identify contract, नहीं पूछ रहे amount to be recorded in first year। step 2 क्या है? identify separate, ये तो नहीं। step 3 transaction price। amount to be recorded in first year पूछ रहे, transaction price नहीं पूछ रहा। step 4 allocate, and step 5 record the amount in first year and second year. So it is an example of revenue recognized when a performance obligation is satisfied. CAT Limited sold and installed a machine, an item of machine. CAT Limited ने, अच्छा सॉरी नीचे आए, सेल्स डायरेक्टर ऑफ कंपनीज, ठीक है पहले ये कर लें। सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीन फॉर 8 लाख, इंक्लूडेड विद इन प्राइस वॉज अ 2 year सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 2,40,000 एंड अ फ्री इंस्टॉलेशन एंड अ फी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 50,000. हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू इन P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर? CAT Limited sold and installed machine for 8 लाख on 1 नवंबर 2017। सेल कर दी और इंस्टॉल कर दी मशीन फॉर 8 लाख। इंक्लूडेड विद इन प्राइस, इस 8 लाख में शामिल है वाज अ 2 year सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू है 2 लाख एंड अ फी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 50,000। जरा आप ये लोग बनाएं वादे वादे। अच्छा भाई सुबह वाली क्लास ली है, कितने वादे हैं? सोल्ड मशीन, इंस्टॉल्ड मशीन, 2 year कॉन्ट्रैक्ट। कितने वादे हो गए? 3। चलें जी कैलकुलेशन आप कर दें। मशीन, बोलें आगे, included in price was a 2 year servicing contract which has a value of 240 and fee of installation of। इसमें 8 लाख में क्या शामिल है? 2,40,000 सर्विसिंग के और 50,000। अब क्या करूं, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? इसमें शामिल है इसमें। अब टोटल कितने हैं? 8 लाख। इसमें कितना कितना शामिल है? किधर लिखूं? 2,40 और 50 इधर लिखूं या अब जहां लिख रहा हूं वहां लिखूं? लेकिन अब रेजिडुअल अप्रोच ही लगेगी ना, मैं क्या करूं, उसने कुछ नहीं दिया हुआ। अब रेजिडुअल अप्रोच लगेगी, फेल हो गया ना सवाल। अब क्या करें? कहते हैं 8 लाख में ये दोनों शामिल हैं, तो बाकी क्या है माय डियर? रेजिडुअल अप्रोच कुछ भी नहीं कर सकते हम, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस नहीं दी हुई। एक लफ्ज देखें ना माय डियर, ये कहते हैं मैं 8 लाख में तुमसे 2,40 इसके ले रहा हूं और 50 इसके ले रहा हूं। अच्छा माय डियर, ले कितने रहे हो तुम टोटल, मुझे ये बता दो, ले कितने? ये 8 लाख तो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी ना। अब कुछ लोगों का दिल चाह रहा होगा 2,40 और 50 इधर लिख दें, ठीक है मर्जी आपकी, या इधर लिख दें, क्योंकि मेथड तो कौन सा यूज होने? रेजिडुअल अप्रोच, और कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं चलें इधर लिख देता हूं 2,40 और 50। तो 800 को इधर उठा के दोबारा ले आए, 510। अब ईयर एंड तो देखना पड़ेगा ना। अब रेवेन्यू किस किस का बुक होगा? अच्छा वो तो जरूरत ही नहीं ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने की, फिर वो तो सेम है ना। 510 मशीन का कितना?
यका नवंबर को सेल हो गई है, इंस्टॉलेशन भी हो गई होगी, कुछ नहीं लिखा हुआ, इंस्टॉलेशन भी हो गई होगी 50, और सर्विस का नहीं नहीं, इंटू 2/12 नहीं, खुदा का खौफ करें, इनको 2/24, गुड, वेल डन, वेल डन, इंटू 2/24, या फिर इसको कर सकते हैं आप डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स, फिर डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स करके जरा मुश्किल हो जाए डेप्रिसिएशन की तरह, डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2/12, तो वही हो जाना था, 24 से डिवाइड कर रहे हैं, गुड, वेल डन, जी बोलें 20, जी इनको अभी भाई 200 रुपये नाम दें, आपने भी ये कैलकुलेट किया था, बोलना होता है ना बोलना होता है, फिलहाल तीनों को दे दें, चलें 100 रुपया। अच्छा चलें जी, आखिरी सवाल करें और जाएं, छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, ये आसान सा सवाल है, ऐसी हूँ। रेवर लिमिटेड हैज प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014। इट हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन रेवेन्यू एट द अमाउंट स्टेटेड बिलो। इसने इन अमाउंट्स पे रेवेन्यू बुक कर लिया है। Which of the following is correctly booked as revenue? एजेंसी सेल ऑफ 25 लाख बुक कर ली है, ऑन विच कमीशन 10% है। इट हैज included the following transaction in revenue at the amount stated below. Included in revenue at 2.5। मैंने एजेंट के तौर पे सेल किया और 2.5 को अपनी सेल में डाल लिया है। गलत, गलत, तुम्हारी सेल है 2.5 इंटू 10%। सर आपको कैसे पता चले 2.5 फुल अमाउंट है? जिस पर मुझे 10% कमीशन मिलना है, तो इसका मतलब है ये कौन सी अमाउंट है? फिर इसका मतलब है मैंने 25 लाख की चीजें किसी को बेच के दी हैं, उस पे मुझे 10% मिलना है, तो ये मेरी सेल नहीं है। मैंने सेल की है 20 मिलियन की गाड़ी, जो कि मुझे चाहिए नहीं थी। मैंने सेल कर दी है 20 मिलियन की गाड़ी, जो कि मुझे चाहिए नहीं थी। हाँ जी, मुझे तो ये IS 16 वाली सेल लग रही है, देख लें वैसे आप लोग भी। IS 16 वाली सेल नहीं है, विच वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी पहले हम इसको क्या कर रहे होंगे, इन्वेंट्री के साथ तो नहीं होता कि नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, बोतल मुझे चाहिए नहीं इसलिए मैं कस्टमर को भेज देता हूँ, वो तो पड़ी तुम्हारी दुकान पे हुई है। सेल ऑफ 15 मिलियन ऑन 30 सितंबर 14। द अमाउंट इनवॉइस्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वाज 18 मिलियन, which include 3 million for ongoing servicing work to be done by RL over next 2 years. The amount invoiced to and received from customer is 18, which include 3 million for servicing. ठीक लग रही है मुझे, तो ठीक लग रही है, मुझे तो ठीक लग रही है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है 3 की, वो तो सेल में जाना ही नहीं। सेल ऑफ 15 बुक कर ली है, द अमाउंट इनवॉइस्ड एंड रिसीव्ड वाज 18, लेकिन पैसे वो 18 देके गया था। असल में इसमें 3 मिलियन शामिल है सर्विसेज का, जो अगले 2 सालों में देनी है, नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो उसमें से भी तो थोड़ा सा भी नहीं बुक होना चाहिए, और ईयर एंड पे ही शायद से चीजें डिलीवर हुई हैं। ऑन 30 सितंबर सेल हुई है, तो व्हेन गुड्स सोल्ड एट ईयर एंड, सो दैट्स वाई, फिर ठीक है, बस कोई, तुमने बिल्कुल सही किया। सेल ऑफ 20, अच्छा ये सेल इसने किस पे बुक की हुई है, पहले ये जरा बताएं। एट अमाउंट स्टेटेड बिलो, ये पहले वाली अमाउंट, अगली तो फिर ट्रांजैक्शन दी होती है ना। सेल 20 मिलियन की बुक कर ली है यकम अक्टूबर 13 को। यकम अक्टूबर 13 कहां से आ गया? अच्छा, हमारे साल का पहला दिन है, हमारे साल के पहले दिन इसने 20 मिलियन की सेल बुक कर ली है,
हु विल मेक फुल पेमेंट 2 साल बाद। उसने वैसे कहा है कि ये 20 मिलियन मैंने आपको 2 साल बाद देने हैं। तो हाउ टू स्टार्ट प्लॉट द कैश, करते हैं जरा प्लॉट कैश। 1 अक्टूबर 13, 30 सितंबर 14 हमारा साल। प्लॉट द कैश कितना, सेल ऑफ 20 मिलियन, हु विल मेक द फुल पेमेंट ऑन 30 सितंबर। तो फिर सेल तो पीवी पे बुक होनी चाहिए थी ना, तो ये तो फिर गलत है। सेल किस पे बुक होनी चाहिए, पीवी पे। ये वाला पॉइंट भी थोड़ा टेक्निकल था, विच वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी ये फिक्स्ड एसेट बेच रहे थे आप, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था। वेल लिमिटेड इज एन एजेंट, हम कौन है, वेल ही होंगे। हम कौन है, वेल लिमिटेड इज एन हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ डॉल्फिन, अ फेमस, डॉल्फिन बंदे का नाम है, डॉल्फिन फिश का नाम नहीं है। अ फेमस परफॉर्मर, माइकल जैक्सन, मरहूम, मरहूम मुसलमान के लिए पता नहीं। WL हैज जस्ट कलेक्टेड ₹100 million फ्रॉम अ प्रोमोटर in terms of ticket sales for a recent show done by Dolphin। हमने 100 मिलियन टिकट्स बेच के इकट्ठे किए हैं, प्रोमोटर से मिले हैं जो लोग इवेंट कराते हैं, उन्होंने उनसे फिर 100 मिलियन हमने लिए। वैसे वैसे हाँ, वैसे इसमें सही पैसे तो डॉल्फिन को मिलने हैं, मुझे 10% मिलने हैं। तो क्या एंट्री होगी, पेएबल टू डॉल्फिन। प्रोमोटर तो छोड़े ना, उसने मुझे पैसे दिए हैं। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जिन्होंने ये इवेंट कराया हो। मुझे मिले हैं 100, मैंने माइकल जैक्सन को देने हैं 90 और अपनी कमीशन इनकम बुक करनी है 10। तो कौन सी ऑप्शन है, कौन सी, डी, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। ट्रेड पेबल पता नहीं क्यों आई के अपने लफ्ज़ यूज किया हुआ हर जगह, ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल तो नहीं है ये। चलें जी, पेबल है बस।